रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 8 से यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अल्केन्स की सिंथेसिस की स्टडी करेंगे। सिंथेसिस को देखने से पहले एक नज़र हम दोबारा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पर डाल लेते हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी बुक में चैप्टर 8 में भी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, तो हम इसको एक नज़र दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन्स को हम बेसिकली दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। आपके पास एक एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे आपके पास होते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। जो आपके पास एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं अल्केन्स में, अल्कीन्स में और अल्काइंस में। जबकि आपके पास जो कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम फर्दर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में डिवाइड करते हैं, जो कि आपके पास साइक्लोअल्केन्स हो सकते हैं, साइक्लोअल्कीन्स हो सकते हैं, इसके अलावा साइक्लोअल्काइंस हो सकते हैं, इसके अलावा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब आपके लिए एक नई क्लासिफिकेशन है और वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमारे पास जो अल्केन्स हैं उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि इसमें जो आपके पास कार्बन की वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड है हाइड्रोजन के साथ, और आपके पास इसमें जितने भी कार्बन हैं वो एक दूसरे के साथ सिंगली बॉन्डेड हैं। इसके अलावा हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये जनाब हम अल्कीन्स और अल्काइंस को बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन की वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होती और इसमें इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स होते हैं या ऐसे सब्सटेंसेस जो हक्कल रूल को ओबे करते हैं, उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। चलें जी, अब हम एक नज़र आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन पर डाल लें। इसको आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लें और इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आता है। आपको डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन आता है कि आप डिफ्रेंशिएट करें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या फ़र्क होता है। जो आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ऐसे वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि अल्केन्स। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन और कार्बन का डबल या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जैसे कि अल्कीन्स और अल्काइंस। इसके अलावा एरोमेटिक सब्सटेंसेस भी आपके पास अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसकी वजह यह है कि आपके पास क्योंकि नॉर्मली एरोमेटिक्स जो होते हैं वो बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं और बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये आपके पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अच्छा जी, आज क्योंकि हमने अल्केन्स की सिंथेसिस को स्टडी करना है तो हम देख लेते हैं कि आपके पास पहले हम देख लेते हैं कि अल्केन्स के जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। अल्केन्स जी आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसा कि हम पढ़ चुके हुए हैं। इसमें कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। इसके अलावा इनका जो जर्नल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कार्बन होगी तो उसके अंदर 4 हाइड्रोजन होंगे। अगर आप n की जगह 1 लिखेंगे तो टोटल आपके पास एक कार्बन आएगी और 4 हाइड्रोजन। इसी तरह अगर आपके पास 2 कार्बन वाला इथेन होगा, वो अल्केन होगा यानी कि इथेन, तो आपके पास 2 × 2 4 और +2 6 हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह अगर आपके पास 3 कार्बन वाला अल्केन होगा तो आपके पास 8 हाइड्रोजन होंगे उसके अंदर। तो इस फार्मूले से आप जो कैलकुलेट कर सकते हैं कार्बन नंबर के हिसाब से नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन। तो ये जर्नल फार्मूला है आपके पास अल्केन्स का। इसके अलावा जी ये आपके पास हमने चैप्टर 7 में भी देखा था कि जो आपके पास फ्यूल के तौर पे यूज़ होने वाले हाइड्रोकार्बन हैं वो नॉर्मली अल्केन्स होते हैं। तो अल्केन्स आपके पास गुड सोर्स हैं एनर्जी का, ये फ्यूल के तौर पे यूज़ होते हैं। जैसे कि आपके पास मीथेन है, आप उसको गैस के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा गैसोलीन है, वो आप हेप्टेन या ऑक्टेन को यूज़ करते हैं। तो ये अल्केन्स आपके पास सोर्स हैं एनर्जी का, गुड सोर्स हैं एनर्जी का। चलें जी, ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि आपके पास हम अल्केन्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। अच्छा, इस बात का आपने ख्याल रखना है, आपकी को जितने भी रिएक्शंस आपकी बुक में दिए गए हैं आपने उन सब की नाम याद रखने हैं। नाम के हिसाब से आपने याद रखना, आपने ये हर हाल में याद रखना है कि ये जो इक्वेशन है या ये जो केमिकल रिएक्शन है इसका नाम क्या है। नॉर्मली जो इक्वेशंस होती हैं उनके जो नेम्स होते हैं वो साइंटिस्ट की बेस्ड पे होते हैं। जिस साइंटिस्ट ने उस रिएक्शन को डिस्कवर किया होता है वही उस रिएक्शन का नाम होता है। अक्सर आपको क्वेश्चन नेम्स के हिसाब से आता है कि जनाब, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम ये नेक्स्ट में स्पेटियर सेंडर्स रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो आपको ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज़ स्पेटियर सेंडर्स रिएक्शन। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि जी आपके पास ये रिएक्शन कौन सा है तो आप उसको लिख भी नहीं सकते, हालांकि आपको इक्वेशन याद हो। तो इसलिए बेहतर आपके लिए यही है कि जब आप रिएक्शन को तैयार करने लगें तो उसके ऊपर जो हेडिंग दी हुई है आप उसको एक नज़र देख लीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वाला रिएक्शन जो आपकी बुक में गिवन है ये बेसिकली ये रिएक्शन होता है अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें हमारे पास होता है क्या है कि हम किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जैसे किसी अल्कीन में या किसी अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल
एज ए कैटालिस्ट और आपके पास अल्केन बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपने कैटालिस्ट को सही याद ना किया, या आपने उसको लिखा नहीं, या आपने उसको गलत लिख दिया, या आप उसको भूल गए, तो आपकी पूरी इक्वेशन अगर 1 मार्क्स की है तो आपका 0.5 मार्क्स उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन को लिखते वक्त उसमें आपने कैटालिस्ट का और जो दूसरी टेम्परेचर और प्रेशर की अगर कंडीशंस हैं और दी हुई हैं आपकी बुक में, तो वो आपने लाजमी लिखनी है। ना लिखने की सूरत में अगर या तो आपको हाफ़ मार्क्स मिलेंगे, और अक्सर औकात तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलते, पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी गलत कर दी जाती है। तो बी वेरी केयरफुल इस बारे में कि आपने अगर कोई इक्वेशन यूज़ की है तो उसका आप सारा कैटालिस्ट्स और कंडीशंस जो हैं वो सही तरीके से याद करें। ये यहाँ पे आपको एक और इक्वेशन दी गई है, इसमें आपके पास जो एक अल्काइन से आपके पास एक अल्केन बनाया गया है। अल्काइंस के अंदर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो हम उसके अंदर 4 हाइड्रोजन एटम्स ऐड कर सकते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो आपके पास कोई ना कोई अल्केन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो अल्काइन है वो प्रोपाइन यूज़ किया गया है, और प्रोपाइन के अंदर जब हमने 4 हाइड्रोजन एटम्स या 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के जब हमने निकल की प्रेजेंस में ऐड किए हैं तो आपके पास एक प्रोपेन का मॉलिक्यूल आया है। और फर्स्ट इक्वेशन में जब आपने उसके अंदर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड किया है या 2 हाइड्रोजन के एटम्स ऐड किए हैं तो आपके पास एक इथेन का मॉलिक्यूल आया है। तो आपने ये याद रखना है कि एक बॉन्ड के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स की एडिशन हो सकती है। मतलब अगर आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैं और उसके अंदर अगर आपने हाइड्रोजन ऐड करनी है तो आप उसके अंदर एक मॉलिक्यूल या 2 एटम्स ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन्स हैं तो उसके अंदर आप 2 मॉलिक्यूल्स या 4 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। यही रिएक्शन आपके पास जर्नल रिएक्शन है जिससे आप ऑयल से घी बना सकते हैं। ऑयल जो होता है वो आपके पास, ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे फार्मूला दिया गया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा आपके पास एक ऑयल का फार्मूला है। अगर आप इसमें यहाँ पे गौर करें तो आप देखें कि ये इसके अंदर अनसैचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 चेन्स हैं जो कि यहाँ से कनेक्टेड हैं। इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। जब हमने क्योंकि आपके पास एक 6 कार्बन्स के दरमियान में डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपके पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो आपने 6 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं ऐड किए, 3 मॉलिक्यूल्स या फिर 6 हाइड्रोजन एटम्स ऐड किए तो आपके पास घी की फॉर्मेशन होगी है। तो इस तरह ये इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि आप ऑयल को कन्वर्ट कर सकते हैं घी में। ऑयल जो होता है वो बेसिकली एक किस्म का अनसैचुरेटेड एस्टर होता है, और जो घी है आपके पास वो सैचुरेटेड एस्टर होता है। तो हम ऑयल से घी बना सकते हैं विद द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। ये रिएक्शन आपकी बुक में गिवन है मैक्रो मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में, तो आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं भी आपको आपकी बुक से भी दिखा देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा आपके पास तरीका होता है अल्केन्स को बनाने का फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स जैसा कि आपको मालूम है कि जैसा कि हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था, आपके पास ऐसे वाले सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होता है और साथ में एक हेलोजन एटम जो है वो अटैच होता है। तो इस तरह वाले सब्सटेंसेस को हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। अल्काइल हैलाइड्स के अंदर जब आप डायरेक्टली हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, ये आपके पास यहाँ पे कैटालिस्ट है, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। तो आपके पास अल्केन बनता है और अल्केन के साथ आपके पास एक हेलोजन एसिड बनता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो ये देखिए यहाँ पे ये एक मिथाइल आयोडाइड है जो कि एक अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे मिथाइल जो है आपके पास एक अल्काइल ग्रुप है और आयोडाइड जो आपके पास एक हैलाइड है, हेलोजन है, मिथाइल आयोडाइड। तो ये आपके पास अल्काइल हैलाइड, जब इसके अंदर आपने हाइड्रोजन की एडिशन करवाई इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, तो जी आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूल बना और साथ में HI जो कि एक आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस तरह करके आप अल्काइल हैलाइड से भी अल्केन्स बना सकते हैं। इसके अलावा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये आपके पास मतलब कि आप इस नाम को ज़रा गौर से पढ़ें। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि आप डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन निकाल रहे हैं किससे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट से। तो ये आपके पास एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। एसिड क्या होगा, अगर यहाँ पे Na ना होता और यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो वो आपके पास एक एसिड था। अब क्योंकि उस हाइड्रोजन को इस सोडियम ने रिप्लेस किया हुआ था, ये उस एसिड का सॉल्ट है। जब आप इस सॉल्ट को सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में यह इक्वेशन आपकी बुक में दी गई है, आपकी बुक ने यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड भी लिखा हुआ है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिला कर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सोडा लाइम। तो जब आप इस सोडा लाइम के साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास एक अल्केन बनता है और साथ में आपके पास एक सोडियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव होता है।
अगर आप गौर से देखें तो ये हम यहाँ से पता चला सकते हैं कि आपके पास जो ये सोडियम कार्बोनेट है ये कैसे एलिमिनेट हुआ है। अगर हम इतना वाला मॉलिक्यूल इसके अंदर से निकाल दें तो ये आपके पास Na2 और CO3 बनता है, तो ये आपके पास अलग हो गया है, और ये R और ये जो हाइड्रोजन है ये आपके पास कलेक्टिवली कंबाइन हो गया है। तो ये जो इस तरह करके हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इस तरह करके जो हमारे पास रिएक्शन होता है इसको हम कहते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने कैसे सिंपल एक सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन बेस को आपकी यहाँ पे एक और केमिकल भी यूज़ होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि आपकी बुक में भी लिखा गया है। आप ये क्वेश्चन जब अपनी बुक से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक और केमिकल लिखा हुआ नज़र आएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड। इस केमिकल का नाम है, जब हम इसके कैल्शियम ऑक्साइड को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जी ये सोडा लाइम है आपके पास। सोडा लाइम के साथ जब आप किसी साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास जो कंपाउंड आता है रिजल्टेंट में उसको हम एक अल्केन होता है और साथ में आपके पास सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो इस तरह करके यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी गई है, ये आपको सोडियम एसीटेट का मॉलिक्यूल दिया गया है। सोडियम एसीटेट के साथ आप जब सोडा लाइम का रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास मीथेन बनेगी और साथ में सोडियम कार्बोनेट। यहाँ से भी अगर आप गौर करें तो बिल्कुल ये आपके पास ये इस तरह करके सोडियम कार्बोनेट एलिमिनेट हो गया है, जो कि यहाँ पे आ गया है, और बाकी का जो आपके पास CH3 था और ये जो H था ये कंबाइन करके आपके पास एक मीथेन का मॉलिक्यूल देता है। चलें जी आगे।